तो फिर से देखो, ये टैंक लिक्विड सोर्स से कनेक्ट है और इसके बाद हमने इसको फिल किया, तो इसमें कितना लिक्विड आता है? 1 लीटर। अब हमने क्या करते हैं, सेकेंड टाइम इसका ऐसे डिजाइन किया कि ताकि इसका वॉल्यूम बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे जो मेटल से हमने इसको बनाया, मेटल से बनाते टाइम इसकी दीवारें मोटी थी, तो केवल वॉल्यूम कितना बन पाया? 1 लीटर। दीवारों को अगर पतला कर दे तो क्या होगा? मेटल वही है, वॉल्यूम उतना ही यूज हुआ है मेटल का। भाई मान के चलो जितनी भी मेटल इसको बनाने में लगी थी उतनी से ही इसको बनाना है, तो सीधा बात है दीवार अगर पतली होंगी तो इसका वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक कर दी हमने कि बनाते ही बनाते हमने मीन्स लिक्विड इसके अंदर रहने दिया, मेटल को मेल्ट करते गए और उससे इसका साइज बढ़ता गया। लेकिन इस काम को करते टाइम हमने क्या देखा कि हमने अपना जो वाटर सोर्स था, लिक्विड सोर्स, लिक्विड आने वाला था वो बंद कर दिया। वो लिक्विड सोर्स को बंद कर दिया है ना, तो लिक्विड कितना रहने वाला है? 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन इस बार हमने क्या किया, सेकंड मेथड में क्या किया कि लिक्विड सोर्स को कनेक्ट रहने देते हैं और इस तरह से। तो अब क्या देखते हैं कि लिक्विड यहां तक भरता है, पूरा भरता है, मीन्स लिक्विड जब तक आता ही रहेगा जब तक ये पूरे को फिल नहीं कर लेता। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सपोज 2 लीटर, 1 से ज्यादा हो जाएगा। वही चीज अब हमने यहाँ पे की है। जो पहला लास्ट टॉपिक था हमारा, उसमें हमने स्लैब को जब इंसर्ट करते थे प्लेट्स के बीच में तब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया था। लेकिन इस बार डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि क्या रहने देंगे? कनेक्ट ही रहने देंगे। और जब बैटरी को इसमें कनेक्ट रखेंगे तो क्या होगा? जितना इसके अंदर चार्ज आ सकता है वो चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों? और इस जिस सोर्स से कनेक्ट करते हैं, सपोज उसकी वोल्टेज है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V0। मेरी बात फिर से ध्यान रखो। सपोज अरे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V0 है ना। अब V0 ही रहेगा, बस देखो जितना भी चार्ज आएगा पोटेंशियल डिफरेंस V0 ही रहेगा, ये श्योर है। तो अब हम फिर से उन सब पॉइंट को क्लियर करेंगे कि कौन कौन सी चीजें चेंज होंगी और कौन सी चीजें सेम रहेंगी। तो देखते हैं पहला, है ना। तो फर्स्ट टाइम हमारा जो टॉपिक होगा, तो जो हमारा टॉपिक है देखो इसमें क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे और क्या चीजें रहने वाली है। तो चार्ज आता रहेगा, पहले चार्ज का सोर्स बंद कर दिया था, बैटरी डिस्कनेक्ट थी पहले वाली कंडीशन में, स्लैब को इंसर्ट किया, उससे कैपेसिटेंस C का क्या हो गया था? KC0। तो कैपेसिटेंस तो इस बार भी इंक्रीज ही होगा क्योंकि स्लैब को इंसर्ट करते ही कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। लेकिन पहले चार्ज नहीं आ पाया था, क्यों? कैपेसिटेंस तो बढ़ा दिया आपने लेकिन चार्ज सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया था बैटरी को, तो चार्ज एज इट इज रहा। लेकिन इस बार ये भी कनेक्ट रहने दिया तो चार्ज तो आएगा, और वो कितना आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इस बार हम चार्ज से नहीं चलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से चलेंगे, जो आप देख रहे हो। तो पहले कितना था देखो जरा, पहली कंडीशन, अभी कोई बच्चा बोल रहा था कि सर इसमें टेबल नहीं बनेगी, टेबल अब देखें, टेबल ही भी बनेगी। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसका? बिटवीन द प्लेट्स। अभी प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना होगा? अगर यहाँ पे बैटरी V0 की है ना, अगर ये बैटरी V0 पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V0 ही रहेगा। तो फर्स्ट में कंडीशन में V0। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा बिटवीन द प्लेट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होगा? V0 बाई D। यही तो था भाई, जितना पोटेंशियल डिफरेंस और दोनों के बीच का गैप। नंबर 3, अभी ये तब के लिए जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं, स्लैब नहीं है, ये समझो बैटरी से कनेक्ट है लेकिन स्लैब नहीं है। अभी उन सब पॉइंट्स को देख रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और नंबर नेक्स्ट है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितना होगा? अब कैपेसिटेंस बोलो, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? सॉरी, पहले था स्लैब, जब तक नहीं है अभी, ये समझो स्लैब नहीं है, तो कितना होगा? सी नोट, और फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया अभी तो, सीधा सीधा। फोर्थ नंबर, अब चार्ज की बात करते हैं, और चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू इक्वल टू होता है सी नोट बी नोट, क्योंकि इस बार चार्ज में चेंज होगा, इसलिए फॉर्मूला लिखना जरूरी है, यहाँ पे हमें कंपेयर करने के लिए फायदा होगा, इजी पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट, और ये चार्ज कौन सा है? वैक्यूम के लिए, जबकि प्लेट्स के बीच कुछ नहीं। लास्ट पॉइंट बचता है 5, और वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो, यू कितना होगा? हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर। अब बात करते हैं बारी बारी से, ये समझ आ गया? फिर से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अभी? वी नोट, जबकि स्लैब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नोट इक्वल टू वी नोट डी, वी नोट बाई डी। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच कितना? बी नोट। हमने कंसीडर किया ये इस तरह से, और ये सारी चीजें आ गई। अब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स। जब हम क्या करते हैं, इफ वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, है ना, ये जो भी ले, और पोटेंशियल व्हेन वाइलेट द बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड, बैटरी को कनेक्ट ही रहने देते हैं, तो क्या होगा? V कितना रहेगा? V नोट ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उतना ही इसका रहेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इसमें चार्ज कितना भी आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी प्लेट्स के बीच V नोट ही रहने वाला है। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच। तो ये कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी नोट। तो ये भी हमारा कितना रहने वाला है? ई नोट। पर पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता, लेकिन वो एज इट इज है, जो पहले फॉर्मूला था वही अब है, तो ई नोट। इसके बाद आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मैं बोल ही चुका हूं, ये प्रूव करा दिया अलग से कि सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के सी नोट, मीन्स फॉर्मूला क्या आएगा? के एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। इस बारे में बात हो चुकी है, डेरिवेशन करा चुके। अब बात करते हैं क्यू, चार्ज कितना रहेगा बाद में। तो क्या क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? सी वी, यहाँ सी नोट वी नोट क्योंकि वैक्यूम के लिए। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्रेजेंस में सी वी, अब क्या फॉर्मूला आएगा? सी की वैल्यू के सी नोट, है ना, वी की वैल्यू वी नोट, और फॉर्मूला क्या होगा? ये सी नोट वी नोट क्या है? के क्यू नोट। क्यू नोट की वैल्यू थी है सी नोट वी नोट, तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा चार्ज इस बार। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी बी स्क्वायर, तो हाफ सी की वैल्यू के सी नोट, ये सारी टर्म इनकी टर्म में रखना है। के सी नोट, वी की वैल्यू वी नोट, तो कितना आ जाएगा? वी नोट स्क्वायर। तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये है हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ये भी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो सेम क्या क्या रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रिमेन सेम, है ना, के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, ये भी के टाइम्स इंक्रीज होगा, और ये भी के टाइम्स। तो याद रखो केवल दो चीजें सेम रहेंगी, बाकी तीन चीजें इंक्रीज हो जाएंगी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक, देखो इसको जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे।
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज। अब कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कोरोना डिस्चार्ज किसको बोलते हैं? कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का कोई एक शार्प पॉइंट का मतलब जिसका एरिया बहुत नेग्लेक्जिबल हो। जैसे हमारी ये कोई इस तरह की बॉडी है ना, इस वे में। तो क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी में जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि कोई एक स्फेरिकल बॉडी और टोटल चार्ज कहां पे है? सॉलिड है। टोटल चार्ज कहां पे रहता है? स्प्रेड ओवर इट्स आउटर सरफेस, आउटर एरिया। तो यहां पर चार्ज रहता है। लेकिन हमने देखा कि अगर हमारे चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी एक तरह से, मींस बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो चार्ज हवा में भी डिस्चार्ज होने लगता है। मींस चार्ज स्पार्किंग करता है, बाहर निकलता है, स्प्रेड करने लगता है। वो कैसे? देखिए जरा। मान के चलते हैं मैंने इस तरह से बॉडी को बनाया, डिजाइन किया, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू, क्या है बच्चों फॉर्मूला? क्यू अपॉन एरिया, जितना भी एरिया होगा। अब एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्यू, है ना। सपोज क्यू चार्ज है और ये चार्ज पूरी बॉडी पर इक्वल वे में स्प्रेड होगा। तो लेकिन यहां क्या है? देखो यहां पे तो हम देख सकते हैं रेडियस ये है, लेकिन यहां के लिए, लेकिन यहां के लिए क्या होगा? यहां के लिए हमारा r टेंड्स टू 0 हो जाएगा। मींस क्योंकि यहां पे सेंटर कहां पे ले, ये जो शार्प एंड है, इस तरह से जितना एंड शार्प होगा उतनी ही रेडियस कम होते चली जाएगी, है ना। तो इस वे में क्या ले? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल बॉडी के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की को देखते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू पुट करो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही तो होगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। तो आर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आर जितना कम इतना उतना ज्यादा। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि किन्हीं भी दो प्लेट के बीच चार्ज का फ्लोटेशन डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू कर देते हैं, तो उस टाइम पर हमारा करंट बिना किसी वायर के भी फ्लो होगा। और ऐसा एग्जांपल तुम देखते हो क्लाउडिंग के टाइम, जो क्लाउडिंग होती है, थंडर स्टॉर्म होता है ना क्लाउडिंग्स में, तो उसमें देखते हो कि चार्ज फ्लो करता है। चार्ज हमारा क्या करता है? स्पार्किंग करता है। देखते हो लाइनिंग दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो चार्ज फ्लो करने लगता है। वही प्रोसीजर हमारा यहाँ रहता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर को हम बहुत कम कर देते हैं, मींस ये बोल दे कि 0 ही हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इफ आर नियर अबाउट 0, जो इस केस में देख रहे हो अभी आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? विल बिकम, आर को अगर 0 कंसीडर करें लगभग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो अगर आप इस बॉडी को चार्ज करते हो पॉजिटिव, वो टोटल चार्ज कहां से निकलता रहेगा? यहां से। ये पॉजिटिव चार्ज यहां से। मींस क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा, अब इस बॉडी के आसपास कुछ एयर पार्टिकल होंगे, कुछ आयंस होंगे, और वो सब के सब, ये पॉजिटिव क्या करता है? उन सबको, अगर नहीं भी है आयंस, यहाँ पे न्यूट्रल ही पार्टिकल है एयर के, है ना,
तो वो सबको क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, आयंस में कन्वर्ट करेगा, मींस चार्ज पार्टिकल को एक्साइट करेगा वहां से, और ये प्रोसीजर आगे बढ़ता है और यहां से चार्ज निकलना शुरू हो जाता है, लीक करने लगता है चार्ज और बॉडी हमारी क्या होने लगती है, डिस्चार्ज होने लगती है ना। तुमने सुना भी होगा कि कहीं पे बैटरी अगर रखी है तो वो रखे रखे भी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि चार्ज निकलता है। इसीलिए बैटरी को किसके अंदर रखते हैं, किसी इंसुलेटिंग बॉडी के अंदर, प्लास्टिक। तुमने देखा होगा बैटरी का जो कवर होता है वो प्लास्टिक का होता है, मेटल का नहीं होता। क्यों, अगर होता तो फिर चार्ज सारा बाहर चला जाता, इंसुलेशन करने के लिए, ताकि बाहर से चार्ज ना जा पाए, एयर से इंसुलेट करते हैं उसको, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जाता है। तो इस प्रोसीजर को ही क्या बोलेंगे, कोरोना डिस्चार्ज। अब एक टॉपिक और इसमें बचता है और वो हमारा क्या है, देखो, तो कलेक्ट किस तरह से करेंगे, चार्ज को कलेक्ट किस तरह से करेंगे। इस प्रोसीजर में हमारा आउटर सरफेस पर, देखो अंदर से वैक्यूम है, अंदर से खाली है, ये पूरी की पूरी बॉल है, स्फेरिकल बॉल मेटल से बनी हुई, तो अंदर से ये होलो है, यहां पर मेटल है, ये पोर्शन मेटेलिक है, लेकिन हम कितना भी चार्ज इसको दे, हम क्या देखते हैं कि चार्ज बॉडी के अंदर नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाएगा, हो जाता है, टोटल चार्ज कहां चला जाता है, आउटर सरफेस पे चला जाता है। तो यहां बोला कि सर ये तो आप पहले ही बोल चुके हो कि चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे जाता है। चलो हमने इस बात के लिए फिर क्या करते हैं, हम इसको मेटल को भी खत्म कर देते हैं, दोनों के दोनों इस तरह से बनाते हैं कि केवल 2 बॉल टाइप के हैं और दोनों ही स्फेरिकल हैं, ठीक। इस वे में ये एक अंदर होलो स्फेयर है और एक ये बाहर, यहां भी कुछ नहीं है, बस करते क्या है कि इसको यहां से एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। देखो फिर से यहां एक इंसुलेशन करते हैं, बारीक होल कर लेंगे और उस होल से वायर को निकाल के इससे कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, दूसरा एक वायर को इस होलो स्फेयर से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। दोनों के दोनों मेटेलिक हैं, वैसे दोनों के दोनों बॉडी मेटेलिक हैं लेकिन होलो है। अब क्या देखते हैं कि जो अंदर वाला इसका पोटेंशियल मैंने बोला V1 या VR बोल देते हैं, ये स्मॉल है, इसकी रेडियस R और इस वाले की रेडियस कैपिटल R। तो इसके पोटेंशियल को मैंने बोला VR और इसके पोटेंशियल को बोल रहे हैं कैपिटल V कैपिटल R, इस तरह से। तो ये देखते हैं कि हम कितना भी चार्ज इस बॉडी को दे, ये टोटल चार्ज हमेशा कहां पे जाता रहता है, आउटर सरफेस पर, जो आउटर बॉडी है उसके सरफेस पर। आप कितना भी चार्ज इसको देते रहोगे, चार्ज यहीं पे जाता रहेगा। अब प्रॉब्लम ये कि चार्ज कितना भी दे, क्यों, क्या इसका पोटेंशियल नहीं इंक्रीज होता? ऐसा कैसे कि चार्ज यहां पे जाता रहेगा और देखो चार्ज बेशक इस पे कम रहे, मान के चलो इस पे चार्ज रहता है क्यों और इस पे चार्ज आ जाता है कैपिटल कर रहे हैं। हेलो क्लास के बच्चे की ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, और बोलना नहीं। तो अभी हमारा क्या होगा, हम कितना भी इसको चार्ज दें, यहाँ पे चार्ज जो भी देते हैं वो सारा बाहर चला जाता है। क्यों, हमने देखा ऐसा कब हो सकता है, हमने पढ़ा है चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अगर ये कंडीशन आती है तो ये बात सही है ना, इसको ही कलेक्टिंग एक्शन बोलते हैं ऑफ द चार्ज। मीन्स आप अंदर वाली बॉडी को कितना भी चार्ज दोगे बाहर जाता रहता है। मैंने बताया था कि हमेशा चार्ज बाहर वाली बॉडी पे जाता है, अगर यहाँ मेटल होती तब भी बाहर ही जाता। ऐसा होता क्यों है वो देखना है। इसको चेक करने के लिए बस हमें क्या करना है, VR और इसकी वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू को चेक करेंगे, आखिर इनकी वैल्यू होती क्या है। तो वो देखते हैं। तो पहले देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और 2 पॉइंट लिए मैंने, एक पॉइंट ये A और ये पॉइंट B। तो अभी बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आउटर
सरफेस। आउटर सरफेस पर देखो किस किस की वजह से होगा, अंदर वाले की वजह से भी रहेगा और खुद बाहर वाले की वजह से। तो बाहर वाले की वजह से क्या होगा, और इसको मैंने बोल दिया वी आर, है ना। तो ये कितना होगा, बाहर वाले की खुद की वजह से, और बाहर वाले की खुद की वजह से कितना होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है इसके ऊपर, क्यू अपॉन क्यू अपॉन रेडियस कितनी है इसकी, आर, प्लस, और इसकी वजह से भी तो होगा यहाँ पे भाई, अंदर वाले की वजह से भी तो बाहर रहेगा, वो कितना होगा 1/4 पाई। आपने पढ़ा था ना, अगर कोई बॉल है तो उससे बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, तो अंदर वाले की वजह से तो यहाँ पे है, लेकिन अगर कोई रियल में ही बॉल है और उसी के सरफेस पे उसी की वजह से निकालते हैं तो वो ये हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस, इस बार भी क्या रहने वाली है, कैपिटल आर ही रहेगी। फिर से समझो, सपोज किसी टाइम पर अंदर वाले बॉडी पर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, आउटर पर कितना है, कैपिटल क्यू, रेडियस कितनी है बाहर वाले की, कैपिटल आर, और अंदर की स्मॉल आर, इस तरह से। ठीक है, अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनर सरफेस। इस पर कितना आएगा, इनर सरफेस पर देखो, मैंने पहले आउटर पे निकाला तो ये था कैपिटल आर। अब इनर की बात करेंगे, ये वाला वी आर इक्वल टू, अब अंदर वाले का खुद की वजह से कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन आर। देखो फिर से, ये बॉडी, इस पर चार्ज स्मॉल क्यू है, और इस पर इसकी खुद की वजह से कितना होगा ये, और उस वाले की वजह से, आउटर की वजह से। तो हमने पढ़ा है किसी भी स्फेरिकल बॉडी में जो पोटेंशियल जितना सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर रहता है। अगर मैंने यहाँ पे बोला इसका पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर, तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर हर जगह रहेगी, तो प्लस वही वैल्यू यहाँ पे लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो दोनों को अब कंपेयर करना है, दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि हमेशा अंदर से बाहर जाता है। अगर ये वाली वैल्यू सही है, वी आर माइनस ये वाला, तो इससे इसको लेस करोगे, देखो इससे जब इसको लेस करोगे ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी भाई, ये माइनस ये, तो ये नेगेटिव हो जाएंगी दोनों, ये दोनों प्लस ही रहेंगी, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज है। तो बचता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये दोनों में कॉमन है। ठीक, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r माइनस 1/r। देखना है वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं, ये छोटी वैल्यू है, स्मॉल आर कम रेडियस है, 1 को डिवाइड करोगे ज्यादा आएगा, बड़ी वैल्यू से 1 को डिवाइड करोगे कम आएगा। हाँ जी, ये वैल्यू पॉजिटिव है। ये 12th की क्लास से। तो समझ आ गया, इसका मतलब क्या है वी आर माइनस वी आर, ये अगर पॉजिटिव आता है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा चार्ज कहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा, बाहर वाले पर, चाहे बाहर वाले पर कितना भी चार्ज आ जाए मिलियन बिलियन, लेकिन तब भी चार्ज हमेशा अंदर से बाहर की तरफ ही जाता रहेगा। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि अंदर का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा ही रहता है आउटर से। इस बात को ऐसे समझ सकते हो, मान के चलो समुद्र किनारे खड़े हो जाते हो और हाथ में एक गिलास को लेके और इसको एक ट्यूब से कनेक्ट करते हो, और ये यहाँ पे ओशन है और इसके अंदर पानी है, तो वाटर का की जो फ्लोटेशन डायरेक्शन है वो हमेशा इधर ही बनी रहती है। बेशक पानी इसमें कितना भी चला जाए, बहुत ज्यादा पानी है ना, इसको तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा फ्लोटेशन हमेशा कहाँ पे बना रहेगा, हाईयर लेवल से लोअर लेवल। इसी तरह से पोटेंशियल भी कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो होता रहेगा, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, आज की क्लास को बंद करते हैं।